प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ। इस पुस्तक के अध्याय 3 मुद्रा और साख, इस पुस्तक से, इस पाठ से, इस अध्याय से हम प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस वीडियो में? महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में जो मेन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करेंगे। इनके बाद में हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा का प्रयोग हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुद्रा का प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग प्रतिदिन करता ही है, क्योंकि यह जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हो गया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। जैसे हम कोई सौदा करते हैं, किसी को सामान बेचते हैं, तो क्या लेना पसंद करते हैं? मुद्रा। यानी बदले में हम कोई वस्तु नहीं लेते, हम क्या लेना पसंद करते हैं? मुद्रा। और फिर उस मुद्रा का उपयोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए कर लेते हैं। तो हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है और फिर उस मुद्रा का उपयोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में करता है। आगे देखें कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने पास गेहूं का ज़्यादा उत्पादन हुआ है, तो गेहूं देना है और चावल प्राप्त करना है। तो ऐसा व्यक्ति उसे चाहिए जो चावल देना चाहता हो और गेहूं प्राप्त करना चाहता हो। तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहेंगे? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा क्या काम करती है? विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है और इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा को क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। आजकल जो मुद्रा चल रही है उसमें कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कहते हैं, यह केंद्र की जो सरकार है उसकी तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह केंद्रीय सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो हमारे देश में नोट कौन जारी करता है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। हमारे भारत देश में रुपये को व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी व्यक्ति के पास मुद्रा ज़्यादा हो जाती है तो अपनी अतिरिक्त जो मुद्रा रहती है उसे कहाँ? बैंक में सुरक्षित रख देते हैं। जो बचत रहती है उसे बैंक में रख देते हैं, जमा कर देते हैं। आगे है कि चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। अगर जैसे मान लीजिए हमें किसी को चेक के माध्यम से भुगतान करना होता है, तो जो भुगतान करता होता है, जिस व्यक्ति को पैसा देना है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वह उसका बैंक में खाता होता है और निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। जितना भी अमाउंट उसे देना हो, जितनी राशि देना हो, उसका चेक काट करके दे देता है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यानी आजकल के समय में जो करेंसी है और करेंसी के साथ में जो बैंक में जमा राशि है, यह आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आगे है कि भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी 15% जो जमा राशि है, जो जनता के द्वारा जमा किया जाता है पैसा,
उसको 15% अपने पास रखते हैं, बाकी शेष क्या करते हैं, वह फिर से किसी अन्य ज़रूरतमंद को लोन के तौर पर, उधार के तौर पर दे देते हैं। तो बैंक कितने प्रतिशत जो नगद हिस्सा रखते हैं, 15% अपने पास रखते हैं। आगे, बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंकों के पास जो जमा राशि होती है, जो पैसा जमा होता है बैंकों में, उसे जिन लोगों को आवश्यकता होती है, ऋण लेने की आवश्यकता होती है, उनके लिए देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का बैंक में पैसा जमा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो अपना पैसा, अपना जो धन है उसे बैंक में जमा करता है, तो उसे कुछ ब्याज की प्राप्ति होती है। तो यहाँ लिखा है जो लोग जमा करते हैं उनको ब्याज कम मिलता है, और जिनको बैंक उधार देता है, यानी ऋण के रूप में उधार देता है, उनसे ब्याज ज़्यादा लेते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं कि बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। आगे है, ग्रामीण बैंकों में साख की मुख्य मांग, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में साख के लिए, यानी उधार लेने के लिए बैंक से जो उधार राशि लेते हैं वह साख कहलाती है। तो साख की मुख्य मांग किसके लिए होती है, फसल उगाने के लिए होती है, क्योंकि ग्रामीण जन जो गांव में रहते हैं, किसान, छोटे किसान, वह फसल उगाने के लिए साख की मांग करते हैं। आगे, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सबको मिला करके ऋण की शर्तें कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋण की शर्तें क्या हैं, तो ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के जो तरीके हैं, उन सबको सम्मिलित रूप में ऋण की शर्तें कहा जाता है। आगे देखते हैं, कृषि सहकारी समिति जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। कृषि सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि संबंधी व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये आप देख सकते हैं कृषि सहकारी समिति कैसे कैसे ऋण उपलब्ध कराती है। तो आप देख सकते हैं कृषि सहकारी समिति खेती करने के लिए, कृषि संबंधी कोई व्यापार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने या अन्य प्रकार के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। आगे, विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे भाग हैं, क्या वर्गीकरण है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण। औपचारिक क्षेत्र के ऋण क्या होते हैं, जैसे हम बैंक से या सरकारी समिति से जो पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वह कहलाता है औपचारिक क्षेत्र का, यानी पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अब अनौपचारिक क्षेत्र कौन होते हैं, अनौपचारिक उधारदाता में जैसे साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मालिक हैं, रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं। यदि इनसे कोई ऋण लेता है तो यह अनौपचारिक उधारदाता कहलाते हैं। अगला इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों, यानी कि हमारे जो बैंक हैं, सहकारी समिति हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। आगे, अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। अभी हमने देखा था, अनौपचारिक ऋण यदि लेता है कोई व्यक्ति, जैसे किसी मालिक से ले लिया या किसी दोस्त से ले लिया, पारिवारिक किसी रिश्तेदार से ले लिया या सेठ साहूकार से जो पैसा उधार लिया है, धन उधार लिया है, उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। कहाँ से, यदि वो बैंक से उधार लेता तो बैंक की जो ब्याज दर रहती है वो कम रहती है, जबकि अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। आगे देखते हैं, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों को 50% ही पूरा कर पाते हैं। यानी जो बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, वह अभी भी, यानी आज के समय में ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों को कितना 50% पूरा कर पाते हैं, बाकी उन्हें अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं। यानी जो हमारा स्व सहायता समूह होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं,
आपने गांव में देखा होगा, इस प्रकार के समूह आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहे हैं। तो स्व सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 सदस्य होते हैं। यहाँ तक हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके हम पाठ के बारे में सारांश कह सकते हैं, उसको समझा। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। आइए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ देख सकते हैं मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। 3 कार्य दिए हैं और लास्ट में लिखा है ये सभी। तो देखिए, विनिमय का माध्यम, बिल्कुल मुद्रा के माध्यम से हम विनिमय कर सकते हैं। मूल्य का संचय, हाँ मूल्य का संचय भी होता है, क्योंकि जब मुद्रा के रूप में हम अपने पास धन सुरक्षित रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है। और स्थगित भुगतानों का मान, यानी कि कभी हमें कोई उधार करना है, बाद में भुगतान करना है, तो यह सभी काम किसके हैं? मुद्रा के कार्य हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे ये सभी कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है, साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो साहूकार हैं उनकी भूमिका कहाँ रही है? दिए गए विकल्प में सबसे सही और सटीक उत्तर है कृषि वित्त में। यानी जो गांव में लोग रहते हैं, छोटे किसान या जो गरीब जनता रहती है, जो साहूकारों से ऋण लेते हैं, तो ये कहाँ पर इनकी भूमिका रही है साहूकारों की? कृषि वित्त में। अगला प्रश्न है कि 10 रुपये के नोट पर क्या लिखा होता है? 10 रुपये के नोट पर क्या लिखा होता है? तो ये यहाँ पर विकल्प दिए हैं, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर हमें पता है 10 रुपये का नोट या जितने भी नोट हैं हमारे भारत देश में जो प्रचलन में है, वर्तमान में प्रचलन में नोट हैं, वे सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 10 रुपये के नोट पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन हैं? तो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक हैं उनसे कर्ज लेने वाले जो अधिकांश जनसंख्या कौन की है? अधिकांशता महिलाएं हैं। यानी बांग्लादेश में जो ऋण लिया गया है उन बैंकों से, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, वहाँ से ऋण लिया किसने? महिलाओं ने ऋण लिया है। अगला प्रश्न है, साहूकार के ऋण पर ब्याज होता है, यानी ऋण की जो ब्याज की दर है साहूकार की कैसी होती है? यदि कोई साहूकार से पैसा उधार लेता है तो उसकी जो ब्याज की दर होती है वह बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऋण का औपचारिक स्रोत है। अभी हमने ऊपर भी पॉइंट में समझा था महत्वपूर्ण तथ्यों में कि औपचारिक स्रोत क्या होते हैं। जैसे सहकारी समिति है, बैंक है, तो यहाँ पर हम सहकारी समिति जो विकल्प दिया है वो औपचारिक स्रोत है। अगला है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। कौन निर्णय लेता है? कौन ऐसे फैसले करता है? सदस्य करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, यानी हमें ये बताना है औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर बैंक है, सहकारी समिति, ये तो औपचारिक स्रोत हैं ऋण के, जबकि नियोक्ता औपचारिक स्रोत नहीं है, यह अनौपचारिक स्रोत है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प 3 नंबर का नियोक्ता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी जो प्रश्न है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। पहला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, पूर्ति करना प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वस्तु विनिमय, यानी जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो यह कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को रिक्त स्थान देता है। यहाँ पर लिखेंगे ऋण के रूप में उधार, यानी जो वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं? धन उधार लेकर के उसे अन्य ज़रूरतमंदों को ऋण के रूप में उधार देती हैं, यानी किसी से पैसा ले लेती हैं और किसी अन्य व्यक्ति को जिसे ज़रूरत होती है उसे ऋण के रूप में उधार दे देती हैं। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने देखा था 15 से 20 सदस्य। तो यहाँ पर अधिकतम सदस्य कितने? 20 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 होती है। बचत बैंक लोगों की रिक्त स्थान को एकत्रित करती है। तो बचत बैंक लोगों की बचतों को एकत्रित करती हैं, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा बचत।
अगला प्रश्न है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय रिक्त स्थान के माध्यम से किया जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा मुद्रा, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अगला है, स्व सहायता समूह, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, का एक स्वैच्छिक संगठन है। तो यहाँ पर हम विकल्प में भरेंगे गरीबों, यानी स्व सहायता समूह गरीबों का एक स्वैच्छिक संगठन है। अगला प्रश्न है, बैंक रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो बैंक यहाँ पर लिखेंगे हम जमा, रिक्त स्थान में जमा भर देंगे। तो बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, यानी यदि हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो हमें ब्याज ज़्यादा चुकाना होता है, और यदि हमारा पैसा बैंक में अपनी तरफ से जमा है तो उस पर ब्याज कम मिलता है। अब हम बात करते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है, यानी आज के वर्तमान समय में करेंसी में क्या शामिल है? कागज के नोट और सिक्के दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक नोट जारी नहीं करती, बल्कि कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो यहाँ पर यह कथन हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, साहूकारों का औद्योगिक वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन असत्य है, क्योंकि साहूकारों का औद्योगिक वित्त में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का संबंध जनता से सीधा होता है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि रिजर्व बैंक का संबंध जनता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। यह कथन सत्य है। इस प्रश्न को हम एक बार और समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। तो ये कथन सही है कि स्व सहायता समूह होते हैं वह कर्जदारों को, जो स्व सहायता समूह में जो कर्ज लेने वाले व्यक्ति होते हैं वह ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में उन्हें मदद करते हैं। यानी कई बार उन्हें ऋण लेने के लिए बैंक में बहुत से कागज़ों की ज़रूरत होती है, वह कागज़ उनके पास नहीं होते हैं, तो वह व्यक्ति कहाँ से ऋण ले लेते हैं? अपने समूह से ही उधार ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। तो यहाँ पर मैंने सही जोड़ी मिलान में जो दो अलग अलग कॉलम दिए थे, स्तंभ थे, मैंने उनको एक साथ मर्ज कर दिया है। आप एक साथ यहाँ पढ़ सकते हैं, दोनों के उत्तर साथ साथ में। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कह सकते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अगला है, ये कथन सही है, यानी कि यहाँ पर आप इसको सही जोड़ी ही यहाँ पर मैंने मिला दी है। आप अगली जोड़ी को देखें, साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या होती है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सभी क्या हैं? ये साख मुद्रा हैं। औपचारिक ऋण क्या है? बैंक और सहकारी समितियों से जो ऋण लिए जाते हैं उन्हें औपचारिक ऋण कहते हैं। अनौपचारिक ऋण कौन से होते हैं? जो साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार से लिए जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक ऋण कहते हैं। करेंसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, यानी देश की सरकार, यानी यदि भारत देश की बात करें तो भारत देश की सरकार ने करेंसी को प्राधिकृत किया है, अधिकृत किया है, जो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अब हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना सन 1970 में हुई, और किसने की? मोहम्मद यूनुस ने उनकी स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? सहकारी बैंकों की जो स्तर है कितने स्तर की है? 3 स्तर की बैंकें हैं। भारत में सहकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय प्रकार की है। अगला प्रश्न है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो बैंकों के पास जो जमा राशि होती है उसके एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो उसे ऋण की शर्तें कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपने इन प्रश्नों को समझा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझ लिया है। वीडियो लंबा ना हो इस कारण से मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ।
शेष जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। आप यहाँ पर इन प्रश्नों को देख सकते हैं, इनके उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना ना भूलें। इस जो बाद वाले वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जा कर के अगले वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।